जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में चालुक्य वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो कर ली थी। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट। ठीक, तो आज हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं बिंदुवार उनको देखेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दक्षिण भारत के जो भी राजवंश हैं, ठीक है, या उस समय थे, तो कोशिश रहेगी कि आज की वीडियो में सभी ख़त्म हो जाए। जो भी इम्पोर्टेंट थे वो हो चुके हैं। ठीक है, अब जो आएंगे उनमें ज़्यादा पॉइंट रहेंगे नहीं, तो आप थोड़े थोड़े पॉइंट रहेंगे तो उनको आप याद रखिए। तो पहला पॉइंट है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो है ना वो दंती दुर्ग था, और इसमें डेट भी हुई है 752 ईस्वी। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मनकिर या मानकिर, ठीक, वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो इसमें कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, ये हुए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। अगले पॉइंट की बात करते हैं। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। तो यहाँ से ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो अमोघ वर्ष वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जीनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक शक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तो ये इनकी बात हो गई। नेक्स्ट की बात करें, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। किसने कहा? अल मसूदी ने कहा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो वो है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक जो है वो कृष्ण तृतीय था, कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्य रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है कि कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। इसके बाद एलोरा एवं एलिफेंटा, ठीक है, इसकी गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं। गुहा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों के समय हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे अधिक विश्वकर्मा गुफा जिनकी संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 स्थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने ध्यान में रखिए कि एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थैवीनेट ने 17वीं शताब्दी में किया। ठीक, इसके बाद राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। तो राष्ट्रकूट वंश आपने देखा, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर ली है। अब लगे हाथ हम लोग यादव वंश और होयसल वंश को भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको पढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो यादव वंश की बात करें तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा
सिंघड़ था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक, इसके बाद यादव वंशों के इसमें ज़्यादा कुछ खास पॉइंट नहीं है। अब होयसल वंश की बात करते हैं। तो द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और होयसल वंश यादव वंश की क्या थी, एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्मन ने 1117 में किया था। बस, ज़्यादा इसमें नहीं है। इसके बाद होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसने मलिक काफूर को हराया और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी। अब देख लेते हैं कदम वंश। बहुत छोटे छोटे हैं। तो कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। इसके बाद गंग वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक वज्रहस्त्र पंचम थे और अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकड़ी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। तो यहाँ से ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं काकतीय वंश की। ये भी, इसके भी बहुत कम पॉइंट्स हैं। तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। कैसा अजीब नाम ना, बीटा प्रथम, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं बीटा। इसने नलगोंडा मतलब हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद गणपति ने अपनी भाई राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो रुद्र प्रताप था। ठीक, और इसी के साथ दक्षिण भारत के जो भी महत्वपूर्ण राजवंश थे यहीं पे समाप्त होते हैं। तो हम लोगों ने इसमें कई सारे वंश को देखा, बिंदुवर उनका अध्ययन किया। ठीक, इसके बाद कुछ सीमावर्ती राज्य जिनका उदय होता है उनकी भी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो दक्षिण भारत के जो भी महत्वपूर्ण राज्य या राजवंश हुए उनकी हम लोगों ने बात कर ली है। तो ये वीडियो यहीं तक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में और आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।